रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। मित्रों, ये हम बताना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ, अगर यह कहें कि हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ कब से शुरू हुआ, तो 19वीं शताब्दी में माना जा सकता है। यानी हिंदी साहित्य के लेखन प्रारंभ कब शुरू हुआ, ये 19वीं शताब्दी में ठीक है प्रारंभ हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य का लेखन प्रारंभ हुआ? इससे पहले हमारा लेखन प्रारंभ नहीं हुआ? आखिर में हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, कैसे लिखा गया, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे आदिकाल में तो हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा कुछ रही ही नहीं। अगर हम भक्ति काल का अध्ययन करते हैं तो कुछ रचनाएं ऐसे मिलती हैं जो हमें बताती हैं हिंदी साहित्य लेखन के कुछ लक्षण उसमें मिलते हैं। जैसे जो वल्लभाचार्य के कृष्ण संप्रदाय के जो प्रसिद्ध भक्त थे, दार्शनिक थे, प्रणेता थे, वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य थे, इनके एक पुत्र थे विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के क्या थे? ये पुत्र थे, इनके पुत्र थे। अब विट्ठलनाथ के एक पुत्र थे गोकुलनाथ। क्या नाम था? गोकुलनाथ। अब गोकुलनाथ की दो रचनाएं बड़ा प्रसिद्ध है। एक है 84 वैष्णोवन की वार्ता, 84 वैष्णोवन की वार्ता, और दूसरा है 252 वैष्णोवन की वार्ता। इसका चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो वल्लभाचार्य के नाती थे, यानी गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ के जो पुत्र थे, इन्होंने क्या किया कि 84 वैष्णोवन की वार्ता लिखकर वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन मरण कहानियां के संदर्भ में यह प्रथम बार यह जैसे चर्चा इस रचना में मिलती है। और जो 252 वैष्णोवन की वार्ता है, यह विट्ठलनाथ के शिष्यों की वर्णन की चर्चा करते हैं, लेकिन दोनों के रचयिता या लेखक कौन है? गोकुलनाथ है। लेकिन केवल यह एक जानकारी मात्र है, यह हिंदी साहित्य का लेखन नहीं है। यह केवल क्या है? जानकारी मात्र है, हिंदी साहित्य का लेखन नहीं है। इसी तरह एक और हम दे सकते हैं जो नाभादास का है, नाभादास का भक्तमाल। ठीक है, नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, जिसमें राम भक्ति शाखा के कवियों का जीवन परिचय मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो साहित्य लेखन था, भक्ति काल में कुछ लक्षण मिलते हैं, कुछ जानकारी या स्रोत मिलते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा हिंदी साहित्य का लेखन है। हाँ, ये है
कि हिंदी साहित्य के लेखन में ये योगदान जरूर दिए हैं, ये जो रचनाएं हैं योगदान जरूर दी है कि हिंदी साहित्य का लेखन में इन रचनाओं का प्रारंभ होता है। अब प्रश्न मित्रों ये उठता है कि आखिर में हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा हुई वह कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है और जो सबसे पहले विद्वान आते हैं जो यहाँ के नहीं थे, फ्रेंच के थे, और उनका नाम क्या था, गारसा दा तासी। मित्रों याद रखिएगा, ये ही अब सोचिए हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला एक विदेशी विद्वान है और उसका नाम है गारसा दा तासी। ये गारसा दा तासी जो बहुत बड़े विद्वान हैं और इसलिए बहुत बड़े विद्वान हैं क्योंकि ये हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के श्रेय करने का जनक इस विद्वान को मिलता है। और ये कहाँ के हैं, तो कहाँ इनका निवास है भैया, तो ये जान लेना कि ये फ्रेंच विद्वान है। कौन विद्वान है, फ्रेंच विद्वान है, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह रचना कौन सी है ये भी जान लेने की जरूरत है। वह रचना है इस्तवार ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर द ला इस्तवार द ला लिटरेच्यूर लिटरेच्यूर, थोड़ा सा ये जर्मन भाषा में लिखे हैं, कठिन है। लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी, इतनी बड़ी रचना है। यह कौन सी रचना है इनकी रचना का नाम है, जिन्होंने किस भाषा में लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था और इस रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। यह इनकी रचना थी, यह इनकी रचना थी। और इस रचना का, ठीक है, इस रचना का जो क्रम था, ये तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई इनकी प्रसिद्ध रचना है। और यह रचना के दो भाग था। जो प्रथम भाग था मित्रों, ठीक है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, दो भागों में आया। कितने भागों में आया, प्रथम भाग और दूसरा द्वितीय भाग, ठीक है। जो प्रथम भाग था वो 1839 में, 1839, और दूसरा भाग जो था 1847। ये दोनों भाग दो बार आए। 1839 में पहला भाग, ध्यान रखिएगा, और 1847 ईस्वी में दूसरा भाग। कौन इनकी रचना थी, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के जो दो भाग हैं, वह प्रथम भाग आता है 1839 में, तो दूसरा भाग आता है 1847 में। और होता क्या है, यह रचना जो है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इनकी रचना थी वह किस भाषा में थी, तो फ्रेंच भाषा में थी। यानी हमारे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसी अन्य भाषा में नहीं लिखा गया, बल्कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया। कितने भागों में, तो दो भागों में, 1839 से 1847। अब मित्रों प्रश्न इसमें उठता यह है कि इसका बाद में अनुवाद हुआ। क्या हुआ, बाद में इसका अनुवाद हुआ, अनुवाद। अब अनुवादक जो थे, ठीक है, अनुवादक हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय।
ठीक है, ये हिंदी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया, यानी फ्रेंच भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। और कब किया, 1952 में किया। और 1952 में ही इस हिंदुई हिंदुस्तानी का नाम बदल के, क्या इस हिंदुई हिंदुस्तानी का नाम रखाया, हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसका नाम क्या बदला गया, हिंदुई साहित्य का इतिहास। और ये भी मित्रों ध्यान रखिए कि ये किसने लिखा, यह जो है लिखते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये कब लिखते हैं, यानी इसका कब लिखते हैं, कब प्रकाशन होता है, तो मित्रों याद करेंगे 1952। तो 1952 में ध्यान रखिएगा, 1952 में इसका एक अनुवाद होता है। अनुवाद किसके द्वारा होता है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा होता है। इसका नाम क्या पड़ता है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। और फिर यह गारसा दत्तासी बिल्कुल हिंदी साहित्य में अमर हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो कमियां थी, जो गारसा दत्तासी की जो सबसे बड़ी, अगर हम लोग कमी की चर्चा करें, कमी क्या क्या थी, तो कमी ये थी कि यह काल विभाजन का अभाव है इसमें। ठीक है, किसका अभाव है, काल विभाजन का अभाव है। सबसे पहले मूल बात यही है कि काल विभाजन का अभाव है। इसमें युग परिस्थितियां कोई नहीं दिखाई गई है। कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि यही गारसा दत्तासी है जो इससे हमने पढ़ाया था। ये गारसा दत्तासी इतिहास लेखन की कौन सी परंपरा का प्रयोग करते हैं मित्रों, तो याद रखिएगा ये वर्णानुक्रमी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। और ये केवल कवियों का परिचय, यानी कविवृत्त संग्रह मात्र गारसा दत्तासी के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास पहले बार लिखा गया, वो भी फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अनुवाद किसने किया, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। नाम क्या रखा, हिंदुई साहित्य का इतिहास रखा। और गारसा दत्तासी ने इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया, तो वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया। अब यह मित्रों इसमें मेन पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, दो भागों में बांटा गया, 1839 1843। और इसका सोच लो कि कितना दिनों के बाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया, 1952 में अनुवाद किया और इसका प्रकाशन कराया। तो ये हमारे जो मूर्धन्य विद्वान लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा होता है। लेकिन मित्रों प्रश्न यह उठता है कि आखिर में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में कब लिखा गया। अब प्रश्न आ जाता है कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में कब लिखा गया। ठीक है, तो मित्रों अगर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हिंदी में लिखने की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो एक व्यक्ति का बहुत बढ़िया नाम आएगा कि प्रथम ठीक है, प्रथम हिंदी भाषा में लिखित ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर चर्चा करें तो इसमें एक दो तरह के टॉपिक फंसते हैं। अगर पूछता है कि प्रथम हिंदी भाषा में, किसमें, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर हम लोग चर्चा करें तो एक नाम आता है, उस ग्रंथ का क्या नाम है जो लिखा है महेश्वर दत्त, ठीक है, महेश्वर दत्त शुक्ल का ग्रंथ है। ग्रंथ का क्या नाम है, भाषा काव्य संग्रह।
भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, ये भाषा काव्य संग्रह इनकी रचना है और ये 1873 में, किसमें, सन 1873 में नवल किशोर लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। नवल किशोर लखनऊ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। कब? 1873 में। लेकिन तमाम विद्वान यह मानते हैं कि महेश्वर दत्त शुक्ल ने तो लिखा, महेश्वर दत्त शुक्ल ने ये हिंदी भाषा में लिखा कौन सा भाषा काव्य संग्रह। कब? 1843 में। लेकिन कुछ विद्वान इस पे टीका टिप्पणी लगा देते हैं और यह मानने से इनकार कर देते हैं कि ये सही मायने में हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन नहीं है। अगर हिंदी साहित्य में अगर प्रथम की बात करें तो निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि शिव सिंह सेंगर एक दूसरे हैं। ये तो प्रथम हो गया। हिंदी साहित्य में अगर प्रथम की अगर चर्चा करें, सही रूप में हिंदी साहित्य लिखने का इतिहास अगर कोई प्रयास करता है, यानी इनके बाद जो अगर कोई प्रयास करता है तो वह है शिव सिंह सेंगर। नाम क्या है? ध्यान रखिएगा मित्रों, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर दूसरा, यानी प्रथम तो यह कह सकते हैं, और दूसरा, ठीक है, दूसरा हिंदी भाषा में। कौन? हिंदी भाषा में, ठीक है, लिखित क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज, ठीक है मित्रों, शिव सिंह सरोज जो आई थी 1883 में। कब आई थी? 1883 में। यह हिंदी भाषा में दूसरा व्यवस्थित रूप से लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। कितना? 1000 कवियों का वर्णन है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इसमें भी जो शिव सिंह सेंगर थे, शिव सिंह सेंगर की रचना कौन है? शिव सिंह सरोज कब आया? 1883 में आया। 1883 में आया। इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो 1000 कवियों का वर्णन है। हिंदी भाषा में दूसरा लिखित प्रसिद्ध जो है कि ये रचना है, 1000 कवियों का वर्णन है। लेकिन कमी क्या है भैया? सबसे बड़ी कमी क्या है कि काल विभाजन का अभाव। क्या है? काल विभाजन, ठीक है, का अभाव। और मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब काल विभाजन का ही अभाव हो जाएगा तो पूरा इतिहास लेखन की दृष्टि में आएगा नहीं। और शिव सिंह सरोज भी उसी पद्धति का प्रयोग करते हैं जो इससे पहले गारसाद तासी ने किया था, वही वर्णानुक्रमी पद्धति, यानी ये भी वर्ण के अनुसार ही केवल कवियों का परिचय हमें लगता है कि इनकी रचनाओं से मिलता है। यह दूसरे ऐसे विद्वान हैं। लेकिन इसके बाद एक तीसरे विद्वान आते हैं जो हिंदी साहित्य में पूरा खलबली मचा कर रख देते हैं, और उस विद्वान का नाम आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, जिसने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया और काल विभाजन के प्रयास के साथ हिंदी साहित्य में एक नए ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की तरफ सबको मोड़ दिया और सब लोग भाव विभोर होकर देखते रह गए। उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज गियर्सन। ध्यान रखिएगा, उस विद्वान का क्या नाम है? जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन जो अंग्रेजी विद्वान थे
और इनकी जो रचना थी, रचना का क्या नाम है, पहले हम रचना का नाम याद कर लें कि रचना का क्या नाम है। इनकी जो रचना है मित्रों ध्यान रखिएगा, रचना यानी जो ग्रंथ है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब आया? 1888 में आया। कब आया था? 1888। ठीक है, ये सन 1888 ईस्वी में आया। मित्रों ध्यान रखिएगा कब आया, ये 1888 में आया। ठीक है, और सही मायने में हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित रूप से जो क्या बोलते हैं, जिसमें काल विभाजन यानी पहला जो है कि काल विभाजन का प्रयास, ठीक है, काल विभाजन का प्रयास इसी में 1800 जैसे क्या बोलते हैं जो 88 में आया। सही मायने में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास है। सही मायने में हिंदी साहित्य का ये कह सकते हैं कि सही मायने में, ठीक है, सही मायने में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। क्या है? पहला इतिहास है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने जॉर्ज गिर्सियन ने सबसे पहले, जॉर्ज गिर्सियन ने जो बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने किया, इन्होंने काल विभाजन किया। क्या किया भैया? काल विभाजन, जो अभी तक किसी ने नहीं किया वह इन्होंने किया। काल विभाजन यानी प्रथम काल विभाजन किसने किया? तो प्रथम काल विभाजन करने वाले जॉर्ज गिर्सियन है। काल विभाजन करके इन्होंने पूरे बेकायदे कवियों और लेखकों के जीवन परिचय का वर्णन देते हुए बताए कि कौन से कवि किस विशेषता को लेते हुए किस क्रम में आएगा। काल विभाजन का प्रयास किया और जॉर्ज गिर्सियन ने भाषा नीति अपनाया। क्या नीति अपनाया? भाषा नीति। भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य में किस तरह परिवर्तन आया और हिंदी साहित्य में किस तरह जो है कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश से फिर हिंदी का कैसे उदय हुआ। यानी भाषा नीति का ये प्रथम काल विभाजन भी करते हैं। भाषा नीति बताते हैं कि हिंदी के विकास में किस तरह संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उर्दू, अरबी, फारसी इन रचनाओं का किस तरह हिंदी साहित्य में प्रभाव पड़ा। ये बहुत बड़ी समझ लो कि एक क्या बोलते हैं नए ढंग से इन्होंने एक नया युग का निर्माण किया। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन्होंने मात्र 952 कवियों को स्थान दिया। किसने? 952 कवियों को स्थान दिया। अपने रचना में कितने कवियों को स्थान दिए हैं? 952 कवियों को स्थान दिया। ठीक है, ये क्या किए कि अरबी फारसी कवियों को अलग कर दिया। कवि अब जो क्या किए कि अरबी फारसी कवियों को अलग कर दिया, पाली के कवियों को अलग कर दिया। इन्होंने बताया कि हिंदी में लगभग 952 कवि ही है। और होता क्या है मित्रों कि जॉर्ज गिर्सियन की विशेषता देकर, ठीक है,
जॉर्ज गिर्सियन की विशेषता देकर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, मित्रों ध्यान रखिएगा कौन है, याद रखिएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त ये विद्वान है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त विद्वान हैं और ये क्या करते हैं कि 1957 में, कब 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया। क्या किया? अनुवाद किया। ठीक है मित्रों, तो यह रचना जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान थी वह अंग्रेजी में थी। उसका अनुवाद किसने किया? तो अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया। कौन मित्रों अनुवाद किया? ध्यान रखिएगा किशोरी लाल गुप्त जो है कि अनुवादक हैं। कौन है? अनुवादक हैं। और इस अनुवाद को करके इन्होंने क्या कहा? इसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और कब अनुवाद करते हैं? 1957 में अनुवाद करते हैं। अब जॉर्ज गिर्सियन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है अगर देखें तो जॉर्ज गिर्सियन ही पहला व्यक्ति है, जॉर्ज गिर्सियन ही पहला व्यक्ति है मित्रों जो भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया। स्वर्ण काल कह सकते हो, स्वर्ण युग कहा। किसको? भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहने वाला विद्वान कौन है? तो भक्ति युग को स्वर्ण युग मानने वाला जो विद्वान था, या काल दोनों आ सकता है, तो आप स्वर्ण युग ही लिखें। तो स्वर्ण युग कहने वाला कौन सा विद्वान है भैया? तो जॉर्ज गिर्सियन है। जॉर्ज गिर्सियन की विशेषता यह थी कि इसने भक्ति काल के वह लक्षण को पहचाना और भक्ति काल के लक्षण को पहचानते हुए कहा कि अरे नहीं, अगर हिंदी साहित्य में कोई बात है तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने में हमें कोई संकोच नहीं होता है। और जॉर्ज गिर्सियन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दे दिया। अब मित्रों प्रश्न उठता है कि जब काल विभाजन, प्रथम काल विभाजन जॉर्ज गिर्सियन महोदय ने किया, जब प्रथम काल विभाजन जॉर्ज गिर्सियन महोदय ने किया तो आखिर में वह कौन कौन विभाजन है जिसको जॉर्ज गिर्सियन महोदय ने किया? जॉर्ज गिर्सियन महोदय काल विभाजन का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। और कितने भागों में बांटते हैं मित्रों? तो ये 11 भागों में काल विभाजन किए हैं। कितने भागों में किए हैं? 11 भागों में ये काल विभाजन करते हैं। और 11 भागों में काल विभाजन करके हिंदी साहित्य में एक नया इतिहास रखते हैं। और वह 11 काल विभाजन कौन कौन है ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। पहले काल विभाजन करता कौन? जॉर्ज गिर्सियन। कितने भागों में काल विभाजन किया? 11 भागों में काल विभाजन किया। 11 भागों में काल विभाजन करके क्या क्या किया भैया? 11 भागों में काल विभाजन, पहले इसका नाम रखा चारण काल। पहला जो विभाजन इन्होंने किया उसका नाम रखा चारण काल। ठीक है, पहला विभाजन क्या था? चारण काल। उसके बाद जो दूसरा विभाजन किए, जो चारण काल के बाद विभाजन किए, चारण काल को इन्होंने कब तक माना? ये मानते हैं 700 से 1300 ईस्वी तक। यानी आदिकाल को चारण काल कहने वाला विद्वान जॉर्ज गिर्सियन के अंतर्गत आ सकता है। दूसरा इन्होंने कहा 15वीं सदी का धार्मिक जागरण। पंद्रहवीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण,
धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, यानी 15वीं, वही भक्ति काल को क्या करते हैं, भक्ति काल को कहते हैं कि 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा नाम क्या दिया, तीसरा नाम कहते हैं कि जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता, ये सब काल विभाजन कर रहे हैं। फिर चौथा क्या करते हैं, चौथा कहते हैं कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। उसके बाद पांचवा विभाजन क्या करते हैं, पांचवा विभाजन करते हैं मुगल दरबार, मुगल दरबार। छठा विभाजन क्या करते हैं, छठा विभाजन में दिखाते हैं तुलसीदास, सातवां में क्या दिखाते हैं, सातवां में दिखाते हैं रीति काव्य। मित्रों ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज गिर्सियन ने रीति काल को रीति काव्य की नाम दिया है। फिर उसके बाद आठवां विभाजन क्या करते हैं, आठवां विभाजन में कहते हैं तुलसी के अन्य परवर्ती, तुलसी के अन्य परवर्ती, मतलब तुलसी के बाद आने वाले कवि। उसके बाद नौवां विभाजन क्या करते हैं, नौवां विभाजन में कहते हैं 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। दसवां में क्या कहते हैं, दसवां में कहते हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां सबसे अंत विभाजन क्या करते हैं, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, ये 11 विभाजन करते हैं मित्रों। 11 विभाजन में क्या क्या महत्वपूर्ण है, 11 विभाजन में आदिकाल को चारण काल कहने का नाम इनको श्रेय जाता है, और रीत काल को रीत काव्य कहने का इनको श्रेय जाता है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, 15वीं शताब्दी में भक्ति काल में ये काफ़ी कुछ ले लेते हैं। 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता का अलग भाग करते हैं, ब्रज का संप्रदाय का अलग भाग करते हैं, मुगलिया दरबार की चर्चा करते हैं, तुलसीदास को एक अलग भाग कर देते हैं, फिर रीत काव्य करते हैं, तुलसी के अन्य परिवर्तित मानते हैं, फिर 18वीं शताब्दी में बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में किस तरह परिवर्तन आया, फिर कंपनी के शासन मतलब जो भारतेंदु युग से पहले की चर्चा है, और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और इस तरह जो हमारे जॉर्ज गिर्सियन हैं, कौन है, जॉर्ज गियर्सन, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन 11 भागों में काल विभाजन करते हैं, काल विभाजन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या बोलते हैं आज का हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमशः। मित्रों आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम विस्तार पढ़ाते हैं। इसका मूल कारण ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और एक चीज़ और है कि हमने हिंदी का जो इतिहास लेखन परंपरा है और काल विभाजन है बिल्कुल संयुक्त कर लिया हूँ, ताकि आप जॉर्ज गिर्सियन से किसी तरह का कोई प्रश्न आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ये ना हो जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने किया, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले जॉर्ज गिर्सियन है। काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो जॉर्ज गिर्सियन ने किया। कितने भागों में बांटा, 11 भागों में बांटा। तो जॉर्ज गिर्सियन से जो भी प्रश्न आए, भाग
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में भाषा नीति का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो भाषा नीति का पहला प्रयोग करने वाला कोई और नहीं है, वही जॉर्ज गर्सियन है। तो कहने का मतलब यह है कि काल विभाजन और इतिहास लेखन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। फिर इसके बाद क्रमशः हमारे साथ बने रहिए, हिंदी साहित्य के इतिहास और आगे भी पढ़ेंगे। कल और देखेंगे कि जॉर्ज गर्सियन के बाद कौन कौन जो विद्वान हैं जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में बहुत अच्छी भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।